आज हम बात कर रहे हैं कनाडा स्टडी वीजा की। स्पेशली एप्लीकेशन लगाए कैसे, क्योंकि उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी भी बड़े लिमिटेड से स्टूडेंट्स को देनी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें स्टूडेंट्स ही है जो यहां से गए, कोई किसी वीजा पे गया, कोई किसी वीजा पे गया, वो उनमें भी बहुत सारे बच्चों को परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। कोई मैरिज बेस पे भी जा रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स का भी एक नंबर एक लिमिटेड सा होगा जिनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलनी है। और जो यहां से स्टडी वीजा लग रहा है तब भी सबको वीजा नहीं मिलना, बहुत सारे लोगों का वीजा रिफ्यूज भी होगा। और कनाडा के अंदर फीस एडवांस जाती है, तो एप्लीकेशन करनी कैसे है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। कहां गड़बड़ हो रही है, कहां कहां से अपने पैसे बचाने हैं जिससे कि हमारा लॉस ना हो जाए अगर वीजा बाई चांस ना आए। और एप्लीकेशन ऐसी किस तरीके से करेंगे जिससे वीजा रिफ्यूज होने का चांस ही खत्म हो जाए। वेलकम टू हाइक वीजा कंसल्टेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक भी करना, दोस्तों से शेयर करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए और वीडियो सही लगी तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो मिल सके। स्टार्ट करते हैं। अगर आप कनाडा की स्टडी वीजा कर रहे हो तो इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमने। सबसे पहले तो हमारे स्कोर 60 से अगर 59 है पीटी के अंदर तो बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं करनी। अगर आपके 6 बैंड ईच नहीं है तो आपको एप्लीकेशन नहीं करनी, वीजा का चांस कम हो जाएगा। आपके 60% से नंबर कम है तो आपको एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं करनी। आपको प्रोग्राम अगर आप ऐसा नहीं ले रहे हो जो वहां पे मार्केट के अंदर जिसकी डिमांड है, यानी कि लेबर मार्केट के साथ मैच नहीं कर रहा, तो बिल्कुल प्रोग्राम नहीं लेना आपने। वीजा का चांस कम हो जाएगा आपका, क्योंकि आप रिस्क लेने की कंडीशन में हो नहीं। घर से लगे 25 लाख रुपए और वीजा आपका आया नहीं है। और जो एसओपी लिखनी है उसको बहुत ज्यादा फोकस करना, उसके अंदर बिल्कुल ही टेक्निकल वर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ही आपका लेवल है +2 मान लो स्टेट बोर्ड का बच्चा है और लैंग्वेज लिख रहा है कोई 8 बैंड वाले बच्चे के हिसाब से, बैंड अपने 6 है, तो वो मैच होना चाहिए बच्चे की जो ओवरऑल पर्सनैलिटी के साथ मैच होनी चाहिए एसओपी। ज्यादातर कंसल्टेंट एसओपी लिखते हैं तो वो बहुत बार तो ये पोजीशन होती है कि सारी चिपकाई होती है इंटरनेट की वर्डिंग, तो उसमें बड़ा ज्यादा ध्यान देना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो चेक कर देते हैं कि ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है एसओपी, इस पे ध्यान रखना हमने। और एम्बेसी फीस जब कटेगी आपके अकाउंट से कटनी चाहिए। मेरे को आज की बात बता रहा हूं, किसी का फोन आया, कहता जी हमारी फाइल नहीं, बायोमेट्रिक नहीं आ रहा। तो 1 महीने से हमारी फाइल जमा हो चुकी है। मेरी उससे लगातार बात चली। मैं कहा भाई तुम्हारी फाइल नहीं लगी, तो वो जो कंसल्टेंट बता नहीं पा रहा कि बच्चे की फाइल सबमिट हुई है। यानी कि जब आप अपनी एम्बेसी फीस पे कर रहे हो तो क्या करना है, आपने अपने अकाउंट से कटवानी है, आपका कार्ड लगना चाहिए, जिससे कि आपको कंफर्म रहेगी आपकी 100% एम्बेसी में फाइल जा चुकी है। नहीं तो कंसल्टेंट बहाने मारेंगे, झूठ बोली जाएंगे, हो सकता है अगले 4 महीने ही ना फाइल लगे। आपको आज बोल दिया फाइल लगी। एक और बड़ी मेन चीज होती है, फीस आपकी जा रही है, फीस के अंदर आपके साथ बड़ी गड़बड़ होती है, लाख लाख रुपए की गड़बड़ हो जाती है। जब वापिस पैसे आते हैं तब पता लगता है रिफ्यूजल आ जाती है। आपको फीस अपनी आंखें खोल के भेजनी है, उसके अंदर बड़ी गड़बड़ होती है। ये ध्यान रखना अपनी फीस को जानी कैसे चाहिए। आपकी अकाउंट एक बनता है बच्चे के नाम से, एक बनता है एजेंट के नाम से अकाउंट, तो ये चीज का ध्यान रखना है, फीस आपके अकाउंट से सीधी जाए। और अगर आप आईएलटीएस का पेपर दे चुके हो, अगले दिन फ्री क्यों बैठे हो भाई? बिल्कुल नहीं फ्री बैठना, आपने साथ ही अपना फ्रेंच का कोर्स करना शुरू करना है, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी बड़े कम लोगों को मिलने पड़ी है वहां जाके। आपका नंबर तभी आएगा जब यहां से बड़े स्मार्ट होके जाओगे। एक साइड आप फ्रेंच कर रहे हो आईएलटीएस के बाद, और अगर आप मान लो लगता है यार मेरे नंबर कम रह गए हैं, तो आप पैरेलल आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी ले लो +2 के बाद, क्योंकि कोई भी कंट्री बड़ी जल्दी जल्दी वीजा नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि 100% गारंटी कोई कंसल्टेंट दे सकता कि वीजा आएगा ही आएगा। आपका वीजा आ भी सकता है, रह भी सकता है। मेरे पास अभी एक और बच्चे से बात हुई है, 2023 पास आउट हो चुका है बच्चा, यूएसए से 2 बार रिफ्यूज हो गया उसका। प्रोग्राम ऐसा लगाया जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती बच्चे की। आर्ट्स का बच्चा, उसमें एक कंप्यूटर एडिशनल सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का प्रोग्राम दे दिया बच्चे को, और 2 इंग्लिश के सब्जेक्ट है उसके पास, और एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। तो अब मतलब वीजा तो फिर कैसे आना था उसका? कुछ उसको वो एरिया दे दिया जहां पे सबसे सारी पंजाबी भरे हुए हैं। तो चीजें ये नहीं कि यूएसए के ज्यादा वीजे आ रहे हैं, हालांकि वीजे भी कम आ रहे हैं, पर आपको फिर भी एप्लीकेशन बड़े ध्यान से करनी चाहिए। कौन सा मेन अपना सब्जेक्ट है उसके साथ मिला के तो आपको देना ही पड़ेगा, एक अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी देनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसको एक प्लान बना के करना है। +2 वाला बच्चा अगर बैचलर डिग्री कर लेता है और शानदार प्रोग्राम लेता है, उस जैसी बात ही नहीं है। पर अगर आप डिप्लोमा भी लेना चाहते हो तो बड़ा प्लान करके लेना है। और अगर आप अगर मान लो कहीं भी एप्लीकेशन में कमी, अब आर्ट्स के या कॉमर्स के स्टूडेंट हो
और आपको लगता है कि यार आपका हो सकता है वीजा ना है, तो रीजनल एरिया में जाने की कोशिश करो। प्राइम लोकेशन को बिल्कुल ही छोड़ दो, हो सकता है उन एरिया के अंदर वीजा कम आ रहे हो। आप रीजनल एरिया की तरफ कोशिश करो ताकि वीजा का थोड़ा चांस बन जाए और फ्यूचर में परमानेंट रेजिडेंसी का चांस बन जाए। और आप जब अपनी स्टडी आपकी चल चुकी है वहां पे कनाडा में जाके भी, अगर आप पैरेलल अलग से कोई एडिशनल कोई अलग से कोई कोर्स करी जा रहे हो ताकि दूसरे बच्चों से एक स्टेप आगे रह रहे हो, आप ये प्लान उसी टाइम बना के चल रहे हो जब स्टडी चल रही है कि मैं दूसरे बच्चों से एक स्टेप आगे कैसे रहूंगा जिससे कि मेरी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाने में मेरे को आसानी हो सके। उसके लिए शुरू से हमें प्लान लेके चलना पड़ेगा। जब आपकी वहां जाके स्टडी भी खत्म होगी तो आपको ये पता होना चाहिए, मेरी इस 1 साल पहले ही जब स्टडी खत्म हो रही है भाई, मेरी परमानेंट रेजिडेंसी इस स्टडी के बाद कैसे बनेगी, क्या मेरे पास कोई प्लान भी है परमानेंट रेजिडेंसी का, मेरे को आगे स्टडी में जाना है, कोई 6 महीने का और कोर्स करना है, या मेरे को वर्क परमिट 3 साल का लेना है, इनमें से दोनों में से क्या चीज डिसाइड करनी है। उसके लिए आपको बड़ा अच्छे से प्लान करके चलना है, क्योंकि अगर आप स्टडी खत्म हुई उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट लगाया और फिर वापिस आ गए तो फिर आपको जाने का फायदा ही कोई नहीं है। यानी कि अगर जाना है तो पूरा प्लान बना के जाना है ताकि परमानेंट रेजिडेंसी 100% मिल ही जाए हमें। नमस्कार।